अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस मैनेजमेंट, बट वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज बेसिकली कम्युनिकेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट। इस चैप्टर का जो ताल्लुक है वो मैनेजेरियल लेवल पर होता है, इसलिए ये बिजनेस मैनेजमेंट में शामिल है। ज़रा मुझे आप कंफर्म कर दें, आप लोग जो इस वक्त आ चुके हैं, कि लास्ट मैंने इस चैप्टर से कौन सा सवाल पढ़ा था। जहाँ तक मुझे याद है फिलोसफीज ऑफ कम्युनिकेशन मैंने स्टार्ट कराया था, बाकी यू विल कंफर्म। ये भी हो गया था ना फिलोसफीज, ये थिंकिंग वगैरह, मीडियाज टू कैरी द मैसेज मैंने पढ़ाया था ना आपको। जरा मुझे कंफर्म कर दें। फरहीन, फरवा, सुम्बुल या जबेरिया। हाँ भाई। अच्छा, कल भी मैं लाजमी क्लास लूंगा ना, तो ये भी आप जरा जहन में रखिएगा। ऐसा ना हो कि कल आप समझें कि क्लास नहीं होगी। कल भी ऑनलाइन क्लास एज पर शेड्यूल डेफिनेटली होगी। अच्छा, मेरे ख्याल से ये मैंने नहीं छोड़ दिया था, मैंने तो ये वाला सवाल मैं पढ़ाना चाहूँगा। Enumerate the major ways that people communicate. Describe the media to carry the message. The medium is a message in itself. It affects the quality and force of the message. इस पहले जुमले का मकसद ये है कि जो तरीका आप अपनाते हैं अपनी बात को पहुंचाने का, जो तरीका आप अपनाते हैं अपनी बात को पहुंचाने का, वो तरीका असर रखता है, और उस तरीके की वजह से आपके मैसेज की इफेक्टिवनेस में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है जी। आपके उस तरीके की वजह से आपके मैसेज की इफेक्टिवनेस में फ़र्क पड़ जाता है। तो अब आगे लिख रहा है, ईच मीडियम और मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंटेल्स सम क्वालिटी और क्वांटिटी डेविएशन। और हर तरीके में कुछ ना कुछ क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से कुछ डिफरेंसेस होते हैं आपस में। अगर एक मैसेज आपको फ़ोन कॉल करके दिया जाए और एक मैसेज डायरेक्टली आपको घर पहुंच कर आपके दिया जाए, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में फर्क होगा। ठीक है जी। ईच मीडियम और मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंटेल्स सम क्वालिटी और क्वांटिटी डेविएशन. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट वी लिसन ओनली टू एवरी फिफ्थ वर्ड वी हेयर। ठीक है जी। अब कितनी इंपॉर्टेंट इसमें बात की गई कि हम जितने भी लफ्ज हम हमारे कानों में जाते हैं उसमें से हम सिर्फ पांचवा सुनते हैं, चार छोड़ देते हैं, और बाकी हम अंदाजे से ना अपने जहन में आइडिया डेवलप करते हैं, इनकोड करते हैं अपने हिसाब से, या डिकोड करते हैं अपने हिसाब से जितना हम सुनते हैं। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एम फुल्मर, द फॉलोइंग आर द मीडियाज थ्रू विच कम्युनिकेशन ट्रेवल्स। और रॉबर्ट एम फुल्मर के हिसाब से उसने कुछ सिलेक्टिव जो है ना ये चीज़ें बताई हैं जिसके ज़रिए जो है वो मैसेज ट्रैवल करता है। नंबर वन है जी इसमें थिंकिंग। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट्स with the idea originated. Thinking creates the message we want to convey. Organized thinking and mediation to make a person unique, different, and even charismatic. Thinking is the foundation of every communication. The main difference between the sane and insane person is that the former enjoys the power of thinking while the latter does not. देखें जी, थिंकिंग जो होता है ना, सोच जो होती है इंसान की, ये बड़ा इंसान की जिंदगी के अंदर क्रिटिकल रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है जी। बंदर का डांस दिखाने वाला आ गया, आपने देखा होगा बचपन में।
अभी तक चल रहा है ये, और इसकी तारीख है बड़ी पुरानी। तकरीबन ये मतलब हुजूर के दौर से पहले से ये तमाशे दिखाने वाले गलियों में इस तरह आते हैं। खैर ये एक जनरल नॉलेज की बात थी। तो थिंकिंग यानी कि आप क्या करेंगे, सोचेंगे, जहन में आगे आइडिया डेवलप होगा। सही है। इसके ऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड मीडिएशन मेक अ पर्सन यूनिक, और वो आपकी जो सोच होती है वही आपको एक दूसरे इंसान से यूनिक कर देती है, अलग कर देती है कि नहीं यार, यू आर डिफरेंट पर्सन फ्रॉम एनीवन एल्स। अच्छा, थिंकिंग क्या होती है, फाउंडेशन के, जब इंसान जैसे इंसान सोचेगा वैसा ही इंसान बोलेगा। जो शक्की मिजाज होगा वो बातें भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करेगा, और जो थोड़ा ओपन माइंडेड बंदा होगा वो बातें भी थोड़ी मीठी मीठी करेगा। यानी इंसान की जबान से जो अल्फाज अदा हो रहे होते हैं, उन अल्फाजों का ताल्लुक उसके रवैये से होता है। ठीक है जी। और एक पागल और एक बेहतर इंसान में फर्क ही सोच का होता है। ये भी इसमें बताया गया कि एक नॉर्मल इंसान सोच सकता है, जबकि एक पागल इंसान सोच नहीं सकता। ठीक है जी। इसके बाद है जी एक्शन। एन एक्शन इज इन इटसेल्फ अ लैंग्वेज। एक एक्शन क्या होता है, एक्शन अपने अंदर ही एक लैंग्वेज होती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। Sometimes body language and facial expressions are stronger than the spoken or written words. ठीक है जी। एक्शन itself जो है एक लैंग्वेज होती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और ये बड़ा मशहूर जुमला है एक्शंस के बारे में कि जो ये एक्शंस होते हैं ये लाउडर देन वर्ड्स होते हैं, अल्फाजों से भी ज़्यादा इनकी पुकार होती है। Sometimes body language and facial expressions are stronger than spoken or written words. और कभी कभार क्या होता है कि ये जो इंसान के बॉडी लैंग्वेज होती है, इसका असर इंसान के अल्फाजों से ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बड़े को घूर कर देख रहे हैं और गुस्से से देख रहे हैं तो वो उसको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि जाहिर है उसने आपको आप उसकी गोदों में खेलें और अब आप उसको डांट रहे हैं, नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ घूर के देख रहे हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर हिम कि वो आपके बारे में नेगेटिव सोचे। आपके बॉडी लैंग्वेज की, आपको कोई बड़ा आपका मार रहा है आपके थप्पड़ और आपने उसका हाथ पकड़ लिया, रोक लिया, तो ये कितनी बड़ी बदतमीजी होती है, स्पेशली मगरबी घरानों में। कि अगर आप के पेरेंट्स में से कोई अगर आपको मारने की कोशिश कर रहा है, उसने थप्पड़ उठाया माँ बाप ने से किसी ने, और आपने वो हाथ पकड़ लिया, क्यों? क्योंकि आप वो बूढ़े हैं और आप जवान। तो ये जो है ना, ये एक्शन है, बट इट स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। वर्ड से ज़्यादा इसका एक मैसेज जो है वो डिलीवर हो रहा है। The message and feeling travel through body actions. Acting in the stage drama or film is an example. ठीक है जी। एक्शंस की जो वैल्यू होती है वो आप फिल्मों में देख सकते हैं। ठीक है जी। उससे आपको अंदाजा होगा कि अगर वो डायलॉग अपने सिर्फ सबक की तरह अगर सुना दें तो आपको मज़ा नहीं आएगा उसके अंदर। आप इंजॉय क्या करते हैं, उनकी बेसिकली उनके एक्शंस और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसी को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ठीक है जी। लाइबा पेज नंबर तो खुद ही ढूंढने वाली कहानी होती है हमारे यहाँ, आपको पता ही है। अच्छा, इसके बाद है ऑब्जर्वेशन। हर इंसान की ना एक ऑब्जर्वेशन होती है हर किसी के बारे में कि यार ये बंदा कैसा है। स्पेशली ख्वातीन के बारे में कहा जाता है कि ख्वातीन मर्दों को ना बहुत जल्दी से जज कर लेती हैं। ठीक है ना। ख्वातीन मर्दों को बहुत जल्दी जज कर लेती हैं। जब जो मर्द होते हैं वो बस थोड़ी देर बात करेंगी, खातून को बता देंगे बंदा कैसा है। ठीक है ना, क्योंकि वो जो ख्वातीन होती हैं वो मर्द की बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा नोटिस करती हैं, स्पेशली उनकी आंखों को। तो ये ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्वेशन से आप मैसेज डिलीवर हो रहा होता है, यानी कि एक मैसेज डिलीवर हो रहा होता है जिसमें अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं हो रहे होते, कि भाई हर बंदा अपने बारे में एक मैसेज डिलीवर कर रहा होता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ या नहीं, मैं अच्छा इंसान हूँ या नहीं। ये मैसेज कैसे डिलीवर हो रहा होता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज। और सामने वाला उसको रिसीव कैसे करता है? अपनी ऑब्जर्वेशन से वो इसे रिसीव कर रहा होता है। मेरे अजीज हमवतनों, आप लोगों का टेस्ट होगा
संडे संडे रखेंगे हम मैनेजमेंट का टेस्ट। उसकी वजह यह है कि क्योंकि सैटरडे ना मैं या तो शुरू करवा के चला जाऊंगा। अब सैटरडे में पढ़ाना भी चाह रहा हूँ और मेरे बाद फिर एक और क्लास होती है आप लोगों की, तो सैटरडे तो टेस्ट मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन संडे इज मच मोर पॉसिबल। ठीक है ना? तो सर वो होगा होगा शुरू के 5 सवालों का ही ना? जी हाँ, जी हाँ। तो मेरी जैसे ही बिजनेस मैं ये बात मेरी जैसे ही वहाँ पर बिजनेस लॉ की क्लास ख़त्म होगी तो हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह अपना टेस्ट। में पूरी तैयारी से आऊँगा। कल है। तो कल कल तो वाले संडे, कल तो बेटा ऑनलाइन क्लास होगी, कल फिजिकल नहीं है। फिजिकल तो परसों से शुरू है ना, मंडे परसों। से फिजिकल है। सर आपके वो जो गैस पेपर में ना 5 सवालों में ना समझे 15 सवाल छुपे हैं। जी, जब तो पहले 5 हाँ सवाल सर, तो बहुत हम बड़े वो बड़े हैं, इतने बड़े बड़े सर सवाल है अब वो। हाँ हमने 5 याद किया, आप 5 का ले लीजिएगा। पहले 5 मैंने सवाल 4 किए। पहले 5 सवाल में से मैंने आपका लेकिन पेपर सर ये बोल रही है 15 में से 5 याद किए। नहीं, मैंने नहीं, नहीं 4 हाँ किए सर। भाई, शुरू के जो मेरे गेस्ट पेपर के 5 सवाल है उनमें से कोई सा भी सवाल मैं दूंगा। मैंने पेड अच्छा क्वेश्चन ठीक है, मैंने लगा लेते हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया कितनी हुआ देर है का सर टेस्ट होगा? 3 घंटे का। हाँ ठीक है सर, कितनी देर का टेस्ट? 3 घंटे में हमें कितने सवाल करने होंगे? 10 अच्छा चले एग्जाम सही, अभी तो 1 हफ्ता और भी मिल गया ना, हम याद कर लेंगे। बेटा, एग्जाम में मसला भी नहीं। 10 जितना एग्जाम में करना, बिल्कुल एग्जामिनेशन के पैटर्न पर ही आपका पेपर होगा। जैसा एग्जामिनेशन के पेपर का पैटर्न है उसी पैटर्न पे आपका पेपर होगा। और जितने ही मुझे इस वक्त बच्चे सुन रहे हैं, 8 बच्चे से मुझे सुन रहे हैं, तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखें इस पैटर्न पे अब वक्त आ गया है, क्योंकि आपके पेपर हो सकते हैं फरवरी में, भी आपके पेपर हो सकते हैं मिड ऑफ फरवरी से। तो ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद आपके पेपर शुरू हो जाए और आपने प्रैक्टिस ही नहीं की हो उतना लिखने की, और वहां जाके फरवरी में है या फरवरी में भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर फरवरी एज मेरे वेल। साथ बिठा लो, मेरे पास ना इंटरव्यू नहीं, मैं क्या समझती अरे यार, किससे बात है कर रही हैं? या नहीं? तुम बैठ जाओ ना ड्राइंग रूम में, तुम भी याद कर रही हो, बिठा लो। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, कौन सा टॉपिक? कौन? सर मैंने अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, कौन सा टॉपिक चल रहा है? यही है, हम पढ़ रहे हैं मीडियाज टू कैरी द मैसेज। बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर है ये। कम्युनिकेशन का जो मैनेजमेंट में है पोर्शन, उसका एक चैप्टर है, उसमें एक सवाल है मीडियाज टू कैरी द मैसेज। ऑब्जर्वेशन तक हम पहुंचे हैं, उससे आगे हम चलेंगे। ठीक है ना? आज बस कम पढ़ाऊंगा क्योंकि अब फिजिकल क्लास होगी इंशाल्लाह, उसमें हम चीज़ों को लेकर चलेंगे आगे, क्योंकि ऑनलाइन में जरा बच्चों को सर वैसे। जी बोलिए। सर मंडे से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हमारी जी हाँ, डेली। जी हाँ, जी हाँ, कल मेरी आखिरी ऑनलाइन क्लास होगी। मतलब तमाम टीचर्स की जो भी क्लास होगी, आज आखिरी क्लास होगी ऑनलाइन, और मेरी कल हो जाएगी एक आखिरी बिजनेस लॉ की। ओके सर। अल्लाह। अच्छा जी, तो ऑब्जर्वेशन के बाद है स्पीकिंग। सम पीपल आर loquacious and some are reticent. Wise businessmen develop a talent for keeping other persons talking to elicit maximum information or secret from them. Speakers gain less than listener. कितना बड़ा जुमला लिखा हुआ है स्पीकिंग की हेडिंग के अंदर, कि जो सुनता है वो ज्यादा हासिल करता है, जो बोलता है वो कम हासिल करता है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कम हासिल करूंगा, आप सुन रहे हैं आप ज्यादा हासिल करेंगे। जैसे बता कि अकलमंद बिजनेसमैन वो होता है जो खुद कम बोलता है और सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका देता है। ठीक है जी, पेज नंबर बता दो भाई कोई। फरिया पेज नंबर पूछ रही हैं। और खैर, तो ठीक है ना? ऑब्जर्वेशन के बाद स्पीकिंग में क्या हुआ कि भाई बोलना है लेकिन कम, और सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका देना है। जब वो बोलेगा तो आप सुनेंगे, जब आप सुनेंगे तो आप ज्यादा गेन करेंगे, आपको उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। जब आपको उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी,
then you can take so many decisions on the basis of your information you have collected. ठीक है जी. इसके बाद है जी लिसनिंग. व्हेन यू आर लिसनिंग यू आर लर्निंग. जब आप सुन रहे होते हैं आप सीख रहे होते हैं. व्हेन यू आर लिसनिंग यू आर लर्निंग. जब आप सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं. When you are listening, you are learning. Those people are wise who have developed the habit of listening that improves concentration. Listening is also used as a medical therapy. Listening is also used as a medical therapy. This type of therapy is known as psychology. सुना है आपने? Listening is also used as a medical therapy. जिस थेरेपी का नाम क्या है? अब जैसे सुनते हो ना, आप यूं करते हैं ना, तो इसकी एक थेरेपी का नाम है साइकोलॉजी. शायद आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में भी साइकोलॉजी के बारे में सुना ही होगा. एक थेरेपी होती है जिसमें लोगों को सुनाई जाती है बातें, और सुनने से उनके अंदर उनके रवैयों में तब्दीली आ जाती है. मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे होते हैं, कोई गलती करते हैं, माँ बाप उन्हें कहते हैं अब तुमने ये गलती करी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी खाल उतार दूंगा, तो मैं यूं कर दूंगा. धमकियां सुनते हैं, लिसन सुनते हैं, सुनने के बाद वो हरकत दोबारा नहीं करते. ये ऐसे बच्चे आप कम पाए जाते हैं. ज़्यादातर बच्चे आप कुट के ही मानते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ बच्चे मेरी तरह सीधे शरीफ बोले वाले होते हैं आज भी, कि जो सिर्फ सुनकर ही बात पर अमल कर लेते हैं और उनको मारने पीटने की ज़रूरत भी नहीं होती. ठीक है जी. अच्छा, इसी तरीके से लिसनिंग क्या करती है, आपकी कंसंट्रेशन को, जब आप ज़्यादा सुनते हैं मुसलसल तो आपकी कंसंट्रेशन डेवलप हो जाती है. बिकॉज द काउंसलर ओकेजनली रिपीट्स ओनली थ्रू आउट द एंटायर थेरेपी इंटरव्यू. अच्छा, अब जो काउंसलर होता है सिर्फ ही रिपीट करता है, बाकी तो चलता रहता है, आगे बताता रहता है. अच्छा, राइटिंग. According to study during business hours, the manager spends 10% of his time in writing. किसी भी कारोबार के अंदर जो मैनेजर होता है अपने वक्त का जो 10% होता है वो कहाँ खर्च करता है? लिखने में खर्च करता है. ठीक है. Writing is one of the most important mode of communication because it continues a permanent record. और राइटिंग क्या है? राइटिंग बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके ज़रिए आप एक परमानेंट रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं. राइटिंग कॉल्स फॉर करेक्ट ग्रामर, सिंटैक्स, diction, proper punctuation, simple words and sentences, and proper organization of the idea. ठीक है जी. कि राइटिंग के ज़रिए आप क्या करते हैं? राइटिंग से सबसे फ़ायदा ये होता है कि उसमें ग्रामर भी ओके होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन होता है. तो राइटिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक मीडिया टू कैरी द मैसेज. और जितने भी लीगल वर्क होता है, बिजनेस लॉ भी डेफिनेटली आप पढ़ते हैं, जितना भी लीगल वर्क होता है उसके लिए भी ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो राइटिंग में हो, ताकि उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जा सके. ठीक है जी. इसके बाद है जी रीडिंग. रीडिंग इज लर्निंग. अकॉर्डिंग टू our research, a manager spends about 4.5 hours reading report, memorandums, and other materials per day. Students are taught to develop reading skills. A person with a reading habit has always greater knowledge than the person without. ठीक है जी. तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो इंसान रीड नहीं करता उसके इल्म में कभी भी
बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हो सकता। अगर आप अपनी नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप जो है ना क्या करें, रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करें। When you create reading habits, it will definitely help you out. ठीक है जी, यहाँ पर ये सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगले सवाल की जानिब हम बढ़ेंगे। ये बताइए, फिलोसफीज ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था या नहीं? कैन यू कंफर्म इट? नो पढ़ा सर। दिया था सर। पढ़ा दिया था? पढ़ा दिया था? जी सर, पिछली क्लास में आपने पढ़ा। अच्छा, ये बैरियर्स भी पढ़ा दिए थे मैंने या नहीं? सर पूरा नहीं पढ़ाया बैरियर। कहाँ तक पढ़ाया था? पोअरली एक्सप्रेस मैसेज। सर 8 पॉइंट। हाँ, असल में इसके करने ही 8 पॉइंट्स थे ना, तो ये दिया, तो इसका मतलब ये भी डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट इज गुड कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's भी क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ये टॉपिक भी हमारा क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब व्हाट एल्स वी नीड टू स्टडी, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। मैं अपने गेस्ट पेपर आपको जरा शो करता हूँ, जब तक किसी का कोई सवाल है तो वो। सर जो आप पढ़ा रहे हैं गैस पेपर में इतने सारे सवाल तो नहीं है, यानी कि ये आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं कि हमने अगर लर्न कर लो तो हम देखें, वही वही जो मैंने अपनी शुरू की क्लासेस में यकीनन आपको बोला होगा कि देखें, लर्निंग इज समथिंग एल्स ना। तो हम गैस पेपर के सवालात भी देखते रहते हैं और हम उसके अलावा भी पढ़ते रहते हैं, दोनों काम हम साथ साथ करते हैं। यानी नॉलेज के हिसाब से तो पढ़ना ही है ना, बीकॉम के सिलेबस में चीज़ है तो वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर इस पेपर को देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें जो है ना इसमें पढ़ चुके हैं। शायद 1 2 3 सवाल कोई निकलेंगे, 4 सवाल जो मैं शायद नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको कि इसमें क्या रहेगी। बजट भी मैंने पढ़ा दिया ना आप लोगों को। अच्छा, कोई सवाल इसके अलावा आपके जहन में है बिजनेस मैनेजमेंट के हिसाब से, तो आप जरा मुझे कीजिए। अब हमारी जो क्लास होगी ना सैटरडे को इंशाल्लाह, तो कोशिश कीजिएगा कि 3 से पहले ही आप लोग आ जाए। मैं डॉट 3 बजे जो है ना क्लास बिल्कुल स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पर 1:30 बजे से ऑलरेडी क्लास ले रहा हूँ। तो मेरा तो लेट आने का कोई चक्कर नहीं होगा, आप लोगों ने टाइम पर आना है। और कोशिश कीजिएगा कि आप लाजमी आए, क्योंकि हम वी विल डिस्कस 5L। हम जो हमारी क्लास होगी हम उसमें 5L डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से सवालात हैं, कोई ऐसा सवाल जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है ना, तो वी विल डिस्कस इट। सर ये सर नोट्स जो आप गैस पेपर में क्वेश्चन है ग्रुप्स का, उसमें जो डिमेरिट्स और मेरिट्स हैं ये नोट्स में नहीं है। अच्छा, कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर सर ये 8। 8। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ग्रुप्स? यस ग्रुप, सर, ये मुझे भी नहीं मिले। एक मिनट। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग? ये जी सर। ये डिसीजन मेकिंग में देखा, डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में देखा। जरा डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में भी देखिएगा। अच्छा, वैसे तो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, और आप चाहेंगे तो इसको लिखवा भी दूंगा, थोड़ा सा देखें। सर मेरिट और डिमेरिट्स नहीं है। नहीं है? अच्छा ठीक है, तो ये मैं करवा दूंगा। अच्छा, मैं वैसे आपको समझा देता हूँ फिलहाल कि उसमें होता ये है। मेरिट्स की मैं बताता हूँ पहले। फायदे क्या हैं? फायदे, पहला फायदा, क्या सबसे पहले जो फायदा होता है, एक मिनट ना मैं भी आपको लिख के दिखाता हूँ। आ गया?
merits of decision making. लिखना शुरू करें क्या? चाहे तो लिख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेगा। नंबर 1, पहले तो वही रिवायती जुमला आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे फॉलोइंग आर द merits of ग्रुप डिसीजन मेकिंग। कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। क्या फायदा है ग्रुप डिसीजन मेकिंग का, जरा सोचिए भाई। एक से पहले कितने होते हैं? 2 होते हैं। जॉइंट डिसीजन होता है, ज्यादा आइडियाज आते हैं, ठीक है जी। कलेक्शन ऑफ आइडियाज होता है, कलेक्शन ऑफ आइडियाज। अब आपने क्या करना है, 4 मेरिट्स करने और 4 डिमेरिट्स करने। कलेक्शन ऑफ आइडियाज में आप क्या लिखेंगे? कलेक्शन ऑफ आइडियाज में आप ये लिखेंगे कि भाई हर बंदा अपने हिसाब से, अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन के हिसाब से एक मशवरा देता है, तो एक कलेक्शन ऑफ आइडियाज होते हैं, ठीक है जी। तो ये एक फायदा है इसका। नंबर 2, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी क्या होती है? शेयर हो जाती है या डिवाइड हो जाती है आपस में। जब जिम्मेदारी आपस में डिवाइड हो जाएगी तो आपको क्या करना होगा? आपको आपकी जो बर्डन है आप पर वो कम हो जाएगा। जब बर्डन आपके ऊपर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली इट विल बी अ बेनिफिट फॉर यू। इसके अलावा क्या है कि चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएंगे। चांसेस सक्सेस बढ़ जाएंगे, आपके जो है ना क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर 4, ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग है। मेरिट्स ऑफ GROUP, चांसेस ऑफ सक्सेस के बाद है क्या हो गया? सब मिलके फैसला कर रहे हैं, ठीक है जी। कलेक्शन ऑफ आइडियाज हो गया, चांस ऑफ सक्सेस हो गए। स्टेबिलिटी, इन डिसीजन, स्टेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग होगी। जाहिर है सब मिलकर फैसला करेंगे तो जल्दी से डिनाई भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो एक पक्का एक फैसला होता है। तो ये एक फायदे हैं इसके कुछ, ठीक है ना। तो नुकसान अभी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा आपको। मैंने जैसा आइडिया दिया आप खुद से लिखिएगा, और चाहे तो जब हमारी क्लास होगी तो मुझे दिखा दिएगा, तो मैं चेक भी करके आपको अपना रिस्पांस इस पर दे दूँगा। फिर वही एक बात तो लिखेंगे, फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स ऑफ, ठीक है ना। इसके बाद हम लिखेंगे डिमेरिट्स क्या है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड हो जाती है तो आइडेंटिफाई नहीं होती। रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज अनआइडेंटिफाइड। क्या कोई रॉन्ग डिसीजन होता है, कोई लॉस होता है, तो किसकी वजह से लॉस हुआ ये आइडेंटिफाई नहीं होगा। ये सबसे बड़ा नुकसान, ठीक है जी। नो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ओपिनियन। इंडिविजुअल ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं होगी। जो सब में मिलकर फैसला करेंगे उसी फैसले को सही माना जाएगा, ठीक है जी। नंबर 3, ब्लेम गेम।
जब वो होगा ना फायदा, तो हर कोई बोलेगा मेरी वजह से, मेरी वजह से। जब होगा नुकसान, बोलेगा तेरी वजह से, तेरी वजह से। यानी कि वो इस तरह से होता है, हमेशा ब्लेम गेम चलने लगता है। इसका ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, नुकसान। ठीक है जी। इसके बाद एक नुकसान हमें और लिखना है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग का नुकसान। रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है, इंडिविजुअल ओपिनियन की वैल्यू नहीं है, ब्लेम गेम भी चल सकता है, और कॉज डिसोल्यूशन, यानी आपका फर्म जो है वो डिसॉल्व भी हो सकती है अगर में से गलत फैसले किए गए। तो ये 4 हेडिंग्स होंगी, इसमें 2-2 3-3 लाइनें आपको लिखनी होंगी। इस तरह से ये सवाल भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह 3 बजे तक डॉट पहुंच जाइएगा। वी विल गो थ्रू द 5 ईयर एंड पूरा गेस्ट पेपर में पेज नंबर लिख के लेके आइएगा। गेस्ट पेपर में भी अगर कोई सवाल आपको हो तो वो भी आप उस दिन मुझसे करेंगे। ठीक है, चलें, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।